हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं ला ऑनलाइन। आज तारीख 10 दिसंबर है। और आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? डेली करंट अफेयर। हम डेली करंट अफेयर के इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। 10 दिसंबर 10 दिसंबर के लिए इस दिन प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर के लिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी देशों और संगठनों को हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने को आमंत्रित किया। यानी पहला मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? 1950 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने इस करंट अफेयर के डेली सेगमेंट में संविधान पर भी अध्ययन किया करेंगे। हम डेली संविधान के एक भाग को देखा करेंगे उसके और उस पर अध्ययन किया करेंगे। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका को देखेंगे। किसे देखेंगे? भारतीय संविधान की उद्देशिका। अगर हम उद्देशिका की बात करें तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग या भारत की जनता। भारत के संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारत के संविधान को कैसा बनाने की कोशिश करती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी वह किसी भी भारी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अगर हम भारतीय संविधान की न्याय की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात है। कितने प्रकार के न्याय की बात है? सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद यदि हम स्वतंत्रताओं की बात करें तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अगर हम समता की बात करें तो कितनी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और ये कितने प्रकार की है स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता कौन सुनिश्चित करता है? बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कौन सी तारीख है? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। हमने अपनाया भी था और इसी दिन ये बनकर तैयार हुआ था। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ बात देखें, उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय।
कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ये कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की। ये पहली है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उद्देशिका में 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख भी है, प्रतिष्ठा की क्षमता और अवसर की क्षमता। अगर हम उद्देशिका की बात करें तो इनरी बेरुवारी यूनियन AIR 1960 SC 855 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। कौन सा केस है? इनरी बेरुवारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद दूसरा केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। और इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसके साथ उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस भाग को छोड़कर जिसमें संविधान का आधारभूत ढांचा निहित है। यानी उद्देशिका में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उस भाग को छोड़कर जिसमें संविधान का आधारभूत ढांचा निहित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन आता है। कब आता है 42वां संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में। 1976 में द्वारा उद्देशिका में संशोधित करके 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। पंचनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब हम डेली करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अब तक एशिया के सबसे बड़ा निवेश भारत में करने की घोषणा की है? पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अब तक एशिया के सबसे बड़े निवेश को भारत में करने की घोषणा की है? स्पेसएक्स ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, फेसबुक ने। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश भारत में करेगा। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि एशिया में वह अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश भारत में करेगा। प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट की इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि वह नवाचार और प्रौद्योगिकियों में देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। तो कौन सा प्रश्न है इसका? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा आंसर है इसका? माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में। बेंगलुरु में या नई दिल्ली में। इसमें क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 1719 दिसंबर में, कब? 1719 दिसंबर के बीच में, वैश्विक दिसंबर 1900 तक नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। प्रश्न का आंसर क्या मिला यहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 1719 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। पारंपरिक चिकित्सा पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कब? 1719 दिसंबर के बीच में। अगला प्रश्न, भारतीय डाक ने अपनी तरीके का पहला जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? भारतीय डाक ने अपनी तरह का पहला जैन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? BHU बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी बनारस में, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, CMS कॉलेज कोट्टायम में। तो इसका विकल्प डी सही है। क्या है? विकल्प डी सही।
भारतीय डाक ने केरल के कोट्टायम स्थित सीएमएस कॉलेज में अपनी तरह के पहले जेन जेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन किया। ये नई पीढ़ी के लिए आवश्यक आधुनिक डाक सेवाओं में जुड़ाव को परिभाषित करेगा। इस सुविधा का उद्घाटन केरल मध्य क्षेत्र के डाक निदेशक एमडी श्री एन.आर. गिरी ने किया। क्या किया? गिरी ने किया। इसका विकल्प कौन सा सही है? इसका विकल्प डी सही है। सरकार चीनी का कितना प्रतिशत जूट के पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना अनिवार्य किया है? सरकार ने चीनी का कितना प्रतिशत जूट के पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना अनिवार्य किया है? अगर 100%, 50%, 20% या 30%। अगर हम इसे देखें, सरकार ने जूट पैकेजिंग मटेरियल कमोडिटी की पैकेजिंग में ज़रूरी इस्तेमाल एक्ट 1987 लागू किया है। और इस एक्ट के तहत क्या क्या है, ताकि ये बताया जा सके कि कौन सी चीज़ और उन्हें किस हद तक जूट पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना ज़रूरी है। ये जूट पैकेजिंग के लिए एक अधिनियम है 1987 का। उसमें क्या है, सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए 100% अनाज, जो अनाज है उसकी पैकेजिंग 100% जूट की बोरियों में की जानी चाहिए। और चीनी के लिए उन्होंने 20%, कितना? 20%। इसका आंसर क्या हुआ? सी। यानी चीनी जो है उसका 20% आपको जूट की बोरियों में पैक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत एग्रीगेटर को अब अपने टर्नओवर का कितना प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में देना होगा? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत एग्रीगेटर को अब अपने टर्नओवर का कितना प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में देना होगा? 1 से 2%, विकल्प बी 2 से 3%, विकल्प सी 3 से 4%, विकल्प डी 4 से 5%। इसके लिए पढ़ने हैं तो अब देखते हैं नीचे। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत एग्रीगेटर को अब अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% गिग प्लेटफॉर्म वर्कर को दिए गए या देने वाले भुगतान का सामाजिक सुरक्षा कोष में देना होगा। कितना देना होगा? 1 से 2%। इसका विकल्प कौन सा है? ए। कौन सा है? ए सही है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत ने कुवैत स्थित सुवैख बंदरगाह की यात्रा की है? कहाँ की यात्रा की है? सुवैख बंदरगाह की। ये है भारतीय तटरक्षक बल ने के किस पोत ने कुवैत के सुवैख बंदरगाह की यात्रा की है। इसमें है इंडियन को ICGS समर्थ, ICGS राजध्वज, ICGS विक्रम, ICGS विश्वस्त। भारतीय, इसका क्या है विकल्प का? इसे भारतीय तटरक्षक बल का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपतटीय गश्ती पोत सार्थक खाड़ी क्षेत्र में अपनी विदेशी तैनाती के तहत 9 दिसंबर 1925 को कुवैत के सुवैख बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सुवैख बंदरगाह पर। सुवैख बंदरगाह पर कौन सा पहुंचा? समर्थ। क्या पहुंचा? समर्थ। इसका विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। यह है रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय कहाँ स्थित है? रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, सिकंदराबाद में। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय ने 8 दिसंबर 2025 को तेलंगाना के में 25 को सिकंदराबाद तेलंगाना के सिकंदराबाद में। क्या कह रहे हैं ये? 8 दिसंबर 2025 को सिकंदराबाद
कहाँ पर? सिकंदराबाद, तेलंगाना के सिकंदराबाद में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 56वां स्थापना दिवस मनाया। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। कहाँ, कौन से राज्य में? तेलंगाना में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में। कब की गई थी? 1976 में। उच्च रक्षा प्रबंधन शिक्षा को लेकर तीनों सेनाओं के लिए एक प्रमुख संस्थान है। क्या ये एक सेना के लिए? नहीं, तीनों, वायु, स्थल और नौसेना, तीनों सेनाओं के लिए ये महत्वपूर्ण संस्थान है। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। किस राज्य में? तेलंगाना में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। 1970 में। तो इसका विकल्प कौन सा है? डी। आगे बढ़ते हैं। आप ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू का संबंध किससे है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से, राजस्व आसूचना निदेशालय से, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी से, भारतीय नौसेना से। किससे है? राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय ने ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू नाम के एक विशेष ऑपरेशन के तहत, कौन से ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू के नाम के एक विशेष ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में गुप्त मैफेड्रोन, क्या? गुप्त मैफेड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। किसने? राजस्व आसूचना निदेशालय ने। किसने किया है? और ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। और ये एक नशीली पदार्थ है। ये मैफेड्रोन क्या है? मैफेड्रोन एक नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ सफलतापूर्वक किया है। इस ऑपरेशन में लगभग कितना? इस ऑपरेशन में लगभग 120 करोड़ रुपए का, कितना? 192 करोड़ रुपए की और 128 किलो मैफेड्रोन और 242 किलो प्रीकर्सर्स केमिकल्स, कच्चा माल और पूरा प्रोसेसिंग सेटअप जब्त किया है। राजस्व आसूचना निदेशालय या राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है। क्या है ये? भारतीय खुफिया एजेंसी है। ये भारत की प्रमुख तस्करी रोधी खुफिया जांच और निदेशालय है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है। अब हम अगर बात करें तो अगर हम राजस्व आसूचना, इसका विकल्प बी सही है। आंसर क्या है इसका? आंसर, अगर हम इसके आंसर ऑपरेशन हिंटर ब्रू का संबंध की बात करें तो राजस्व आसूचना निदेशालय, विकल्प बी सही है। अब राजस्व आसूचना निदेशालय की बात करें तो इसे कौन चलाता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। कौन चलाता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इसका संचालन करता है। मैफेड्रोन राजस्व आसूचना निदेशालय ने क्या पढ़ा है? ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू का संबंध किससे है? राजस्व आसूचना निदेशालय से। इन्होंने गुजरात में क्या पकड़ा है? मैफेड्रोन। क्या पढ़ा है? मैफेड्रोन पकड़ा है। और इसका संबंध किससे? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से। व्यास भारत और व्यास सूत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? व्यास भारत और व्यास सूत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? संबंध किससे है? मत्स्य जनगणना से, पशु जनगणना से, पक्षी जनगणना से या बाघ जनगणना से? किससे है इसका संबंध? व्यास भारत और व्यास सूत्र समुद्री मत्स्य की गणना, समुद्री मत्स्य की गणना 2025 के मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है मत्स्य की गणना से। इसका विकल्प कौन सा सही है? मत्स्य की, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। व्यास भारत और व्यास सूत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? मत्स्य जनगणना से। व्यास भारत और व्यास सूत्र समुद्री मत्स्य की गणना 2025 के मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है।